प्रिय प्रतिभागियों, सादर नमस्कार। अभी हमारी इन क्लासों में प्रत्यय के प्रकरण को आधार बनाया जा रहा है। जैसा कि कल की क्लास में हमने प्रत्ययों की परिभाषा, उसके भेद और उसके 3-4 प्रत्ययों के बारे में भी पढ़ा था कल। मैं समझता हूँ कल की क्लास में जो आपने प्रत्यय पढ़े थे उन उदाहरणों को आप आराम से हल कर सकते हैं। जो 3-4 चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई थी उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहाँ पर एक तो दो प्रत्ययों को बारे में अगर हम अच्छी तरह से जान जाते हैं, दो प्रत्ययों की पहचान को अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो तीसरा प्रत्यय और चौथा प्रत्यय अपने आप क्लियर हो जाता है। उसमें किसी और आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। केवल इतना जरूर है कि जो दो बातें मैंने आपको बताई, एक तो कि इस स्थिति में कोई हो अथवा इस स्थिति में कोई हो, तो वहां मैंने आपको यत बताया था और यत प्रत्यय के रूप में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक दूसरा और बताया था मैंने, ई उ री, और इस तरह का। तब वहां क्या प्रत्यय करते थे। कुछ एकाध उदाहरण ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ए के पश्चात भी ये स्थिति मिल सकती है। ए के साथ वैसे यत प्रत्यय होता है, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं जिनके अंतिम वर्ण का लोप कर दिया जाता है और फिर उसको ए मान करके तुक का आगम करते हैं, तो वो सिर्फ अगर ऐसा मिलेगा आपको तो वो केवल ए और आधे अक्षर के रूप में तय ही मिलेगा, फिर उसमें दूसरा वर्ण नहीं मिलेगा। तब वो क्या भी हो सकता है, तब वो इस स्थिति में जैसे हन धातु से न को हटा दिया जाए, तय के रूप में प्रयोग कर दिया जाए, तब। तो ये केवल कितना शॉर्ट है, इसके आधार पर इन 3 शॉर्ट सूत्रों के आधार पर हम 4 प्रत्यय पढ़ चुके हैं कल, और उनको आराम से हम बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा प्रत्यय है। जैसे एक लिखा हुआ है, जैसे भक्ष्य। अब आराम से उत्तर देंगे हम, क्योंकि यहां ए के पश्चात आधे अक्षर 2 है, इसलिए ये न यत होगा न क्यप होगा, ये णित प्रत्यय होगा। णित की सीधी बात है कि जब इस स्थिति में कोई नहीं है तब वो णित प्रत्यय है, और यहां अगर 2 आधे अक्षर आ गए तब वहां णित ही होगा, तब उसमें यत और क्यप प्रत्यय नहीं होंगे। इस तरीके से हमने 4 प्रत्यय इसके अंतर्गत कल पढ़े थे। आज हम इसके आगे ये ल्युट और अनियर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, ल्युट और अनियर को भी जैसे इसको आपने तैयार किया है उसी प्रकार ल्युट और अनियर को भी हम पूरा कर सकते हैं। ल्युट और अनियर इसको पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, यत और क्यप, णित और लेप, उनको पढ़ने के पश्चात आज के हमारे 2 प्रत्यय पहले पढ़ रहे हैं हम। ल्युट, ल्युट में यू शेष रहता है और अनियर में अनीय शेष रहता है। जब हमारी पहली क्लास थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत एक इत संज्ञा का टॉपिक आया था। इत संज्ञा का मतलब प्रत्यय में से जो भाग हट रहा है, इसका मतलब वो इत संज्ञा का है। इसका मतलब टैवित संज्ञा का लैवी है। अब इसमें बच क्या रहा है, यू। इसमें अनियर में रे इत संज्ञा का है, इसका मतलब इसमें क्या बच रहा है, अनियर। तो सबसे पहले तो यही देखो, यहीं से इस प्रत्यय के बारे में अच्छी तरह से पढ़ें। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये पूछा जा रहा है कि जैसे मान लो कोई प्रश्न दिया उसने पठनम, और पूछा कौन सा प्रत्यय, उसमें यू भी दे देगा, ल्युट भी दे देगा, तो प्रत्यय का नाम जब पूछ रहा है तब तो यही भरना है आपको, ठीक है। दूसरा ये कह देता है जैसे पठनीय में कौन सा प्रत्यय, वो अनिय भी लिखेगा और अनियर भी लिखेगा। तब प्रत्यय का नाम पूछता है तब तो आपको अनियर ही भरना है। दूसरा पूछता है कि ल्युट प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तब आपका उत्तर क्या होना चाहिए, यू। अनियर में क्या शेष रहता है, तब आपका उत्तर होना चाहिए अनिय। तीसरा स्टेप इसका यह है, दूसरा स्टेप यह है कि यहां ये जो यू है इसको अन आदेश होता है। ल्युट प्रत्यय में जो यू शेष रहता है उसको अन आदेश होता है, अनिय को कोई आदेश नहीं होता, यही रहता है। इसलिए प्रथम पर प्रत्यय के नाम, दूसरे पे क्या शेष, तीसरे पे कोई आदेश विशेष हो तो उसको लिखें। तो यू की जगह क्या आदेश, अनादेश।
अब देखिए अगला नंबर, इन प्रत्ययों में सामान्य प्रस्तावना भूमिका के रूप में ये चीज़ें भी हमको याद रखनी है, कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ अगला है कि अब ल्युट प्रत्यय और अनियर प्रत्यय को आगे क्या चेंज कर रहे हैं हम। तो ल्युट प्रत्यय और अनियर प्रत्यय दोनों ही ऐसे प्रत्यय हैं जिसमें धातु को गुण किया जाएगा, गुण होगा। अब हम प्रत्यय का टॉपिक पढ़ रहे हैं और बार बार मैं यही कहूंगा कि यहाँ गुण होगा और यहाँ गुण नहीं होगा। तो जहाँ गुण होगा उसके लिए आप ये संदर्भ याद कर लें कि गुण का मतलब जिन धातुओं के अंत में ई होगा, उ होगा, री होगा, उनके स्थान पर हमको गुण करना है। ए करना है, उ को ओ करना है, री को अर करना है, ऐसे इस तरीके से गुण करना है। 3 गुण होते हैं हमारे, ए ओ ए। तो अब यहां देखा आपने ए ओ और अर जो लिखा है, तो ऐसी स्थिति में जब गुण का नाम आए तो ये समझ जाया करो कि इनकी जगह पर ये करना है हम। अब चौथे नंबर पर ल्युट जो प्रत्यय है अधिकांशतः भाव अर्थ में होता है। अधिकांशतः किस अर्थ में होता है? भाव अर्थ में होता है। और उसका भाव अर्थ में होने पर अधिकतर उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? नपुंसक लिंग में अधिकतर प्रयोग मिलते हैं। हालांकि पुल्लिंग में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है अधिकरणवाचक होने पर, लेकिन अधिकतर जो इसके उदाहरण मिलेंगे हमको और वो किस में मिलेंगे? भाव अर्थ में। और वो किस अर्थ, कौन से लिंग में प्रयोग किए जाएंगे? नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाएंगे। जबकि इधर अनियर प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में हो सकता है। अनिय भी हो सकता है, अनिया भी हो सकता है और अनियम भी हो सकता है। यानी अनियर प्रत्यय भाव और कर्म वाच्यों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए वहां कर्म के आधार पर अनिय, अनिया, अनियम हो सकते हैं, भाव में सिर्फ अनियम होगा, नपुंसक लिंग के रूप में प्रयोग होगा। यहां भी भाव में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? नपुंसक लिंग में उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके पश्चात ल्युट प्रत्यय में जब नपुंसक लिंग का प्रयोग करेंगे भाव में, इसका मतलब जो अन शेष रहा था अब ये अन मैं के रूप में लिखा जाएगा, यानी अब ये अनम के रूप में लिखा जाएगा। तो अनम से हम पहचान करेंगे किसकी? ल्युट प्रत्यय की। अनिय से पहचान करेंगे हम अनियर की। और इस आधार पर ही रीट का क्वेश्चन तो यही पूरा हो गया कि उसमें पूछेगा लेखनम में कौन सा प्रत्यय है, तब हमको क्या भरना है? ल्युट, क्योंकि वहां यू के स्थान पर अन और वो नपुंसक लिंग में प्रयोग, इसलिए अनम। तो रीट के विद्यार्थी इस पर ही ज्यादा फोकस डालेंगे कि ये जो चीजें हैं इनको ही हमको अच्छी तरह से पढ़नी है। इसके बाद ये जो अनिय प्रत्यय, अनियर प्रत्यय जो आप लिख रहे हैं, इस अनियर में भी आपको इसी तरह याद रखना है कि उसके लास्ट में अनिय होना चाहिए। स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसक लिंग में अनियम होना चाहिए। कभी कभी इससे मिलता जुलता शब्द आ जाता है, जैसे ये कहा जाता है कि बताओ पाणी नियम, क्या इसमें अनियर प्रत्यय है? तो ऐसी स्थिति में अब कई जल्दबाजी में देखते हैं सब अनिय है इसमें, तो ये हो सकता है, लेकिन स्पष्ट है इसके रूप में ही देखें तो ये इनीय है, इसका मतलब यहाँ अनियर प्रत्यय नहीं है। तो ऐसे उदाहरणों में जल्दबाजी नहीं दिखाएं और उस तरीके से आपको सही सही उत्तर इस तरीके से भरना है। अब देखिए आप, कुछ इस तरह के क्रियापद होंगे, कुछ इस तरह की धातुएं होंगी जो आकारांत धातुएं होंगी, उनमें ये जो अनम है ये हमको उस धातु के पश्चात आनम के रूप में दिखाई देगा। और इधर भी ये अनियर प्रत्यय भी आनीय के रूप में दिखाई देगा। इसलिए याद रखें कि अनम होने पर भी ल्युट प्रत्यय है, लेकिन मान लो वो धातु आकारांत है तो वहां अनम की जगह आनम भी मिलेगा। अनिय के रूप में अनियर प्रत्यय बताना है, लेकिन मान लो वो आकारांत धातु है तो उसको अनिय के रूप में भी आपको अनियर प्रत्यय बताना है। जैसे मान लो यहां दा धातु है, तो दा धातु आकारांत है, इसका मतलब दानम ही आएगा और यहां क्या बनेगा? दानीय।
इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम ये देख रहे हैं, इसको भी बार बार ये कई बार आएगा इस तरह से आकारांत धातु में। तो इसमें अच्छी तरह से याद रख लो, आ, ए, आई, ओ, औ, ये सब यहाँ पूरी की पूरी आकारांत धातुएं ही मानी जाती है। इसलिए इन पांचों को आकारांत ही समझें और इन पांचों के साथ उनको सबको हटा दें और उसके व्यंजन जो वर्ण है उसमें आपको आनम जोड़ना है, उसमें आपको आनीय जोड़ना है। इस तरीके से इन दोनों बातों को आप अच्छी तरह याद रखें, और दोनों बातें जब याद रहेगी तो निश्चित रूप से हम ल्युट और अनियर प्रत्यय के उदाहरणों में प्रत्यय बता सकते हैं, धातु से प्रत्यय जोड़ करके शब्द रूप भी बना सकते हैं। अब इनके उदाहरणों के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बार वापस देखिए, ल्युट प्रत्यय यू शेष रहता है, उधर अनियर में अनीय शेष रहता है। इसमें यू को अनादेश होता है, लेकिन इस प्रत्यय का प्रयोग अधिकतर भाव में होने के कारण नपुंसकलिंग होता है तो अनम आएगा। और उधर ये तीनों लिंगों में प्रयोग चलता है, अनीय, अनीया या अनियम हो सकता है। इसमें दोनों ही प्रत्ययों में धातु को गुण होता है, यानी ये परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के रूप में हमको चेंज करना है। यहाँ एक जो है ये थोड़ा सा याद रख लें कि ये जो ई उ री है, ये मान लो एक तो उपधा में ई मिलता है, इस चीज़ को भी आप अच्छी तरह से यहाँ क्लियर कर लें। एक ऐसा आएगा, इस तरह की लाइनें बार बार आएगी, उपधा में ई उ री के स्थान पर ये परिवर्तन होगा। और इसी को ये लिखें, अंत में ई अथवा ई, उ अथवा दीर्घ री अथवा दीर्घ री होने पर इनको जो गुण होगा उसमें, अब ई को आप गुण करेंगे, ई को गुण क्या होता है, ए। तो जैसे मान लो नी धातु है, तो नी धातु को ल्युट प्रत्यय किया आपने। अब नियम आपने देखा कि ई को गुण होता है तो ए गुण कर दिया, तो ने, और ल्युट प्रत्यय में क्या बढ़ता है, अनम। तो अब याद रखो, ने प्लस अनम जो लिखा, एक संधि पढ़ी थी हमने, अयादि संधि, क्योंकि यहाँ स्वर के पश्चात स्वर है तो अयादि संधि हो जाएगी, इसलिए एक ही जगह अयादेश होगा और क्या रूप बनेगा, नयनम। इसका मतलब अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लें पढ़ने के दृष्टिकोण से। सामान्य नियम तो यह है, पढ़ने के दृष्टिकोण से आप ऐसा याद कर लें कि भाई उपधा में ई उ री आएगा तो उसको हमको ये चेंज करना है, ए ओ अर। और अगर धातु के लास्ट में आता है ई उ, उपधा और अंत का मतलब समझ गए आप। उपधा से तात्पर्य है जैसे लिख धातु, और अंतिम से तात्पर्य है जैसे नी धातु। तो अब देख रहे हो आप, लिख धातु में ये ई है, लय के पश्चात ई है, और ख से पहले ई है, लय और ख के बीच में ई है, इसलिए ये उपधा कहलाता है। उपधा की परिभाषा है, अंतिम से पहला वर्ण उपधा कहलाता है। अंतिम से पूर्व का वर्ण या पहला वर्ण, तो जैसे ख से पहले ई है तो ये ई को उपधा कहेंगे। इसका मतलब इस ई के स्थान पर हमको ए गुण करना है, तो लिख धातु में ल्युट प्रत्यय करेंगे तो लेखनम हो जाएगा। ये तो हुआ उपधा। और एक अंत, अंत का मतलब लास्ट में ई है, तब लास्ट में ई है तो उसको ए होगा और फिर आदि होगा। तो इतना पढ़ने के दृष्टिकोण से आप तो एक ही लाइन याद रख लो कि ल्युट और अनियर प्रत्यय में अगर धातु के अंत में ये वर्ण है तो ई और ई है तो उसको अयनम जोड़ देंगे, यही कर लो आप। उसके ई को हटा करके अयनम जोड़ देंगे, उ है तो उसको अवनम जोड़ देंगे, और री है तो उसको अरणम जोड़ देंगे। इसके आधार पर ल्युट और अनियर के समस्त उदाहरणों को आप कर सकते हैं। तो अब जब इसमें अयनम कर दिया तो अब सीधा ल्युट और अनियर को एक साथ पढ़ने का औचित्य क्या है? ल्युट और अनियर को एक साथ पढ़ने का कारण यह है कि दोनों में समान स्थिति होती है। समान स्थिति से तात्पर्य, यहाँ लिख धातु को लेख करेंगे, लेखनम हो जाएगा। केवल इतना सा अंतर है, लेखनम में जो आपने मैं लगाया है उसको हटा दें और उसकी जगह ई जोड़ दें तो वो अनियर प्रत्यय बन जाएगा, क्योंकि उधर अनी है और ये अन है। तो इस मैं को हटा करके उसको ई जोड़, जैसे लेखनम आया तो अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो लेखनीय हो जाएगा। इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो ये चेंज, अब जैसे मान लो
नी धातु है तो ल्युट प्रत्यय करेंगे तो नयनम, और अनियर करेंगे तो मैं हटा दो ईए जोड़ दो नयनीय। इसी तरह से भू धातु है तो भवनम, अवनम हो जाएगा, और अनियर प्रत्यय है तो भवनीय। री धातु है जैसे क्री धातु है तो कर्णम, और उधर हो जाएगा कर्णीय। इस तरीके से ल्युट अनियर के उदाहरणों को अब हम इनके कुछ उदाहरण लिख रहे हैं। उदाहरणों को इस तरीके से समझें आप। अब उदाहरण देखिए आप, एक क्रम देखेंगे हम, जिस जिस प्रकार की धातुएं होती है समस्त प्रकार की धातुएं इसमें आ जानी चाहिए, ताकि उस तरह की जितनी भी धातुएं होंगी उनको उस तरीके से आपको परिवर्तन करना है। उसके अतिरिक्त भी अगर कोई धातु आती है तो भी आप उसके आधार पर कर सकते हैं, इसलिए हम क्रम ले रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ आकारांत धातुएं ले रहे हैं। देखिए, तो आकारांत धातुओं में जैसे दा धातु है, जैसे धा धातु है, पा धातु है, या धातु है, मा धातु है, ज्ञा धातु है। इसी तरह से मैंने एक बात और कही थी कि आकारांत धातुएं ए ऐ ओ औ भी आकारांत ही होती है। जैसे गई धातु, जैसे ध्ययी धातु, जैसे सो धातु। ऐ भी आ माना जाता है, ओ भी आ माना जाता है। इस तरीके से आ, ए, ऐ, ओ, औ समस्त ऐसी धातुएं आकारांत धातुएं ही कही जाती है, और उनको आप हर जगह, कल भी मैंने ये पांचों चीजें वहां पढ़ाई थी, जिसके आधार पर हमको इन पांचों को आ ही समझना है। और इसके आधार पर ये ध्ययी, सो, एक है जैसे भा धातु है। आकारांत जितनी भी क्रियापद उनको सबसे पहले ले रहे हैं हम, और उनका देखिए परिवर्तन क्या पढ़ा था हमने। ल्युट प्रत्यय में आकारांत धातुओं को क्या करना होता है, अनम नहीं करना होता, आनम करना होता है। तो क्या हुआ देखिए, ये इसका मतलब दानम। सब पूरा का पूरा लिख सकते हैं आप। ध धातु से धानम, पा धातु से पानम, या धातु से यानम, मा धातु से मानम, ज्ञा धातु से ज्ञानम, गई धातु से गानम, और ध्ययी धातु से ध्यानम, और शो धातु से सानम, भा धातु से भानम। सभी में देख रहे हैं, सभी को आकारांत माना गया, और उनमें आपको आनम, व्यंजन के पश्चात आनम लिखना है। इस तरीके से समस्त, अब जब भी कोई ऐसा मान लो, दोनों तरह की स्थिति को आप हल कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि बताओ कि जैसे आपने ये लिखा गई ढेई, उसने लिखा जैसे गलई धातु, गलई में ल्युट प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा, तो सीधा याद रखो कि 5 को आ माना जाता है, इसका आ में आनम होता है, तो उसमें आपको आनम ग्लानम कर देंगे। इस तरीके से ये आकारांत धातुओं के रूप में हम इसका, अब ल्युट और नियर एक साथ क्यों पढ़ा गया, बिल्कुल सीधा है कि इसके आधार पर देखते हैं हम कि अब इस मैं को हटा दो और ई जोड़ दो, तो दानीय। अगर उससे पहले वाला शब्द पुल्लिंग है तो विसर्ग लग जाएगा, स्त्रीलिंग है तो दानिया हो जाएगा, नपुंसकलिंग है तो दानियम हो जाएगा। यह अंतर होता है, तीनों लिंगों में चलेगा, क्योंकि ये भाव और कर्म वाच्य दोनों में प्रयुक्त होता है। तो अब देखिए वहां आनीय जुड़ा हुआ, आनीय दिखाई देते समझ जाओ आकारांत धातु है। अब पूरे उदाहरण ऐसे कर सकते हैं आप, धानम, धानीय। आगे अगर कोई उपसर्ग जोड़ दिया गया, कुछ भी जोड़ दिया गया, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे इसको कर दिया आपने प्रदानम, तब भी ल्युट प्रत्यय है, क्योंकि तब प्र उपसर्ग है। इसको कर दिया जैसे विधानम, तब भी उपसर्ग है। उपसर्ग से कोई चेंज नहीं होगा, हम प्रत्यय धातु से जोड़ रहे हैं, उपसर्ग आगे जुड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में वहां आपको तो पीछे देखना है, आनम के रूप में और अनम के रूप में अगर वो क्रियापद है तो वहां आपको ऐसा करना है। तो पानम से क्या बनेगा, पानीय। यानम से क्या बनेगा,
यानी है और मानम से मानी है। इसी तरह से ज्ञानम से ज्ञानी है और गानम से गानी है। गानीय, गानियम, गानिया। इसी तरह ध्यानीय और इसी तरह शानीय और इसी तरह भानीय। लुट अनियर, लुट में ईए जोड़ने पर अनियर हो जाएगा, लुट के मैं को हटाने पर। तो लुट के जब मैं को हटा दिया जाएगा और उसके पीछे ये जोड़ दिया जाएगा तब कौन सा प्रत्यय बनेगा? अनियर। लुट और अनियर को इस तरीके से देखना है। रीट में एक पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में मान लो शब्द आ गया जैसे भारत देशस्य संविधानम। अब पूछ ले संविधानम में कौन सा प्रत्यय है? तो संविधानम से संवि से कोई मतलब नहीं है आपका, तो पीछे से मतलब है। उसके बाद में क्या लिखा है? उसके बाद में आनम लिखा है, इसका मतलब सम और वी उपसर्ग है और ध धातु से लुट प्रत्यय है। इस तरीके से आपको ये प्रत्यय बताना। तो आकारांत धातु, अब ये क्रम पढ़ेंगे हम, इस क्रम से आराम से आप उत्तर दे सकोगे और कोई क्रिया भी नहीं छूटेगी। अगर उस तरह की कोई क्रिया छूट जाती है तो उसके आधार पर उसको राइट कर सकते हैं। जैसे ये 5 स्वर हमने कर लिए यहाँ। अब 5 स्वर के पश्चात आगे आने वाला स्वर कौन सा है? आगे आने वाला स्वर अब आ रहा है ई, आ, ये 4 के लास्ट हो गए। इसके बाद ई, ऊ और री, 3 स्वर हो रहे हैं। तो ई को देखते हैं, जिनके लास्ट में ई आएगा ऐसे क्रियापद। तो यहां देखिए, ये पढ़ा था हमने, आगे की कुछ क्रियाएं ई वाली क्रियाएं पढ़ रहे हैं। जैसे नी धातु है और अब इस नी धातु को लुट और अनियर इसके रूप में पढ़ रहे हैं। तो नी धातु से जब उदाहरण लिखा आपने, इसी तरह एक क्रिया जैसे ची धातु, इसी तरह जैसे श्री धातु, एक है जैसे क्री धातु। इसके बाद ह्रस्व ई भी हो सकता है और दीर्घ ई भी हो सकता है। अंत में मैंने दोनों लिखा था, ई और ई दोनों का प्रयोग, लेकिन उपधा में ह्रस्व ही आता है, इसमें दीर्घ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जी के रूप में। इसी तरह जैसे इसके बाद आता है जैसे उकारांत क्रियापद, जैसे श्रु धातु, जैसे हु धातु। एक है जैसे आपका क्री धातु, एक है जैसे श्री धातु। देखिए सब तरह के क्रियापद हो गए। एक अकारांत धातुएं बहुत कम होती है और उनके का लोप भी हो जाता है, इसलिए उससे कोई संबंध नहीं है, वो फिर हलंत में आ जाती है। आ से स्टार्ट है हमारी, और आ वाली क्रियापद ही, उसके बाद ई आया, उसके बाद उ आया, उसके बाद री आया और उसके बाद ए आई ओ। तो इस तरह से समस्त प्रकार की धातुएं आ गई। ली के रूप में किसी क्रियापद का प्रयोग नहीं है, री के रूप में प्रयोग है, क्योंकि ली अधिकतर अनुनासिक अच के रूप में शामिल। जैसे गमद्री धातु है तो वहाँ री की संज्ञा ली की संज्ञा मानी गई और गम धातु मानी गई। तो अब देखिए इनमें हम लुट प्रत्यय कर रहे हैं। तो अभी मैंने लिखा है आपको एक चीज़ कि नी में ई को आपको अयनम करना है, तो ये नयनम होगा, या ऐसे याद रख लें, इकारांत धातुओं में लुट प्रत्यय करने पर अयनम और अनियर प्रत्यय करने पर अयनीय जुड़ता है। तो नयनम में मैं को हटा दो, वैसे इसमें तो ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसी में ये जोड़ते हैं, नयनीय। इसी तरह ची धातु से बनेगा चयनम और यहां भी इसी तरह से चयनीय। श्री धातु से श्रेयणम और श्रेयणीय। ये कल बताया था मैंने आपको कि जहां धातु में र आ जाता है तब वो नय नय हो जाता है, तो श्रेयणम श्रेणीय। इसी तरह क्री धातु है, क्री को क्या हो जाएगा, आयनम भरेंगे तो क्या बनेगा, क्रयणम।
क्रयणीय, जयनम, जयनीय, भवनम, भवनीय, श्रवणम, ऊ को क्या करते हैं, उकारांत धातु को अवनम करते हैं। ऊ ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, अंत में कोई सा भी स्वर हो सकता है। श्रवणम, श्रवणीय, हवनम, हवनीय, कर्णम, कर्णीय, यहां भी रह आ रहा है इसलिए न हो जाएगा। शरणम, शरणीय, री वाली धातु में तो अर्णम अर्णीय ही जोड़ना है। एक दीर्घ री वाली धातु और देख लें, जैसे ग्री धातु है तो गर्णम, गर्णीय, दीर्घ री होने पर भी अर्णम ही करना है, दीर्घ ऊ होने पर भी अवनम ही करना है, दीर्घ ई होने पर भी अयनम ही करना है। कितना सरल है। ल्युट अनियर में कुछ पढ़ने की बात ही नहीं, ऐसी कोई विशेष बात। केवल ये याद रखें, आकारांत धातु में आनम जोड़ना है, आनीय करना है, ई वाली धातु में अयनम करना है, उकारांत धातु में अवनम करना है और ऋकारांत धातु में अर्णम करना है। इस प्रकार ये पहला जो ग्रुप का जो उदाहरण है उसमें समस्त प्रकार के स्वरांत धातुएं हो गई जिनके पीछे स्वर आता है। कुछ उदाहरण हम हलंत धातुओं के पढ़ते हैं। इसके आगे देखिए हलंत धातुओं के कुछ उदाहरण। अब इसके बाद देखो, अभी जो उदाहरण लिखे थे हमने वो उनके लास्ट में कोई स्वर पाया जाता है, ऐसी धातुएं थी। अब कुछ इस तरह के क्रियापद जिनमें हम उपधा को पढ़ रहे हैं, जैसे लिख, जैसे विष, इसी तरह जैसे बुध, इसी तरह द्रस, एक है जैसे विद, इसी तरह भिद धातु, एक है क्रस, एक है जैसे युज धातु। देखिए इसका नाम ये उपधा है और उपधा में ई उ री इनके स्थान पर ही गुण होता है, याद रखें, दीर्घ के स्थान पर नहीं होता। इसलिए ये मैंने केवल ऐसी क्रियाएं लिखी है जिनमें ई रस्व है, उ रस्व है, री रस्व है। तो इनमें आपको क्या करना है, ई को ए करना है। लास्ट में ई आता है तो अयनम करेंगे, लेकिन बीच में उपधा में ई आता है तो ए करेंगे। तो ये क्या होगा, लेखनम, ये क्या होगा, वेशनम, जैसे प्रवेशनम। बुद्ध से क्या बनेगा, बोधनम। दृश्य क्या बनेगा, दर्शनम। री को अर होगा, री की जगह गुण क्या होता है, अर। इसी तरह विद धातु से वेदनम, भिद धातु से भेदनम और क्रश धातु से कर्षणम, और हो जाएगा युज धातु से योजनम। और अनियर करेंगे तो ये जोड़ दो इसमें, लेखनीय। ये मैं को हटाते हैं ना, इसकी जगह सब जगह ये कर देंगे। इस तरीके से पूरे विष से क्या बनेगा, वेशनीय। ऐसे सभी पूरे उदाहरण इस तरीके से कर देंगे, सभी में ये जोड़ेंगे। दो चेंज पढ़े हमने, एक तो जिनके अंत में स्वर आता है उनमें वो चेंज करेंगे, और जिनके उपधा में ई उ री आता है उसमें आपको ये चेंज करना है। इनके अलावा अगर और कोई क्रियापद आते हैं वहां आपको उस धातु में कोई चेंज नहीं करना है, उसके पीछे आपको अनम और अनीय जोड़ देना है। जैसे कुछ ऐसे उदाहरण भी, जैसे देखिए एक उदाहरण ये लिखा, जैसे रक्ष धातु है, तो रक्ष धातु में देख रहे हो आप, रक्ष धातु में कोई चेंज होने की बात ही नहीं, क्योंकि यहां हलंत आ रहा है और हलंत से पहले ये तीन ही देखना है चेंज के लिए। तो अगर ये तीन नहीं है तो कोई चेंज
नहीं होगा तो इसमें अनम जोड़ दो, तो क्या बनेगा रक्षणम ल्युट में, और ये होगा अनियर में रक्षणीय। विसर्ग भी हो सकता है, मैं भी हो सकता है। इसी तरह से जैसे ग्रह धातु, तो इसमें भी ऐ है, तो ये होगा ग्रहणम ग्रहणी। इसी तरीके से एक धातु जैसे सिक्स, अब आप कहेंगे कि इसमें ई आ रहा है, चेंज होना चाहिए, लेकिन उस बात को याद रखो जो मैंने पहले कहा था कि डबल अक्षर हलंत 2 है, अक्षय में क वर्ष है, तो ये उपधा में ई नहीं है। इसमें उपधा किसको कहते हैं? उपधा का मतलब लास्ट से जस्ट पहला, तो लास्ट है क से, तो से पहले क्या है क, तो क उपधा में है, यहाँ ई उपधा में नहीं है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो शिक्षणम और शिक्षणीय, इसलिए ये शब्द बनेगा, नहीं तो यहां भी ए हो सकता है। इसी तरीके से जैसे वंच धातु है, वंचनम वंचनीय, कोई चेंज नहीं। इसी तरह जैसे क्रीड धातु, अब यहां देख रहे हो आप ई बड़ा है, कोई चेंज नहीं होगा, ह्रस्व ई होना चाहिए उपधा में, तो यहां होगा क्रीडनम क्रीडनी। इसी तरह जैसे पूज धातु, यहां भी ऊ बड़ा है, इसलिए पूजनम पूजनीय। दीर्घ ऊ के कारण यहां गुण नहीं हुआ, दीर्घ ई के कारण यहां गुण नहीं हुआ, उपधा में ई नहीं होने के कारण यहां गुण नहीं हुआ, क्योंकि उपधा में क है। इस तरीके से उपधा का मतलब लास्ट से जस्ट पहला जो स्वर है वो उपधा कहलाएगा, इसलिए उसको आपको कोई चेंज नहीं करना है। बाकी कहीं पर भी जैसे पठ धातु है, इसमें कोई चेंज की स्थिति नहीं है, यहाँ इस तरह का कुछ भी नहीं है, इसलिए ये पठनम होगा। पठनम पठनीय। र और स के साथ ण आ सकता है रक्षणम, बाकी में सब में अनम, आ के साथ आनम और आनीय। इस तरीके से हम ल्युट और अनियर प्रत्यय का अब कोई सा भी उदाहरण नहीं बचा है। आप समस्त उदाहरणों को कर सकते हैं, चाहे सैकड़ों हजारों कितने भी उदाहरण हो ल्युट अनियर के, किसी में भी आपसे गलती नहीं हो सकती, आप पूरा का पूरा बिल्कुल राइट कर सकते हैं। तो आज तक आपने 6 प्रत्यय पढ़े हैं और 6 बिल्कुल इस तरीके से पढ़ लिए हैं कि कहीं कोई गलती होने की संभावना नहीं। यदि कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो ऐसे स्थिति में 2-3 बार उसका अध्ययन करें, और अध्ययन करने के पास बार बार अध्ययन करने से उसमें स्पष्टता आएगी कि कहाँ कौन सा उत्तर हमको सही करना है। आज दोनों प्रत्यय हमने कम टाइम का ये वीडियो बनाया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही ज़्यादा अच्छी तरह से याद हो सकता है। इसके आगे की क्लास में हम इससे अगले आने वाले प्रत्ययों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।